भाई शरीयत पे मुसलमान कितना अमल कर रहा है, पहले ये तो देखिए शादी ब्याह के अंदर हमारे हालात क्या हैं। हमारी जेब की कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन शादी ब्याह करना है तो कर्ज लेकर करेंगे, मंगनी करना है तो कर्ज लेकर करेंगे। शरीयत पे हमारा खुद का अमल नहीं है। शरीयत ने हर एक चीज़ के मसले को दिया है, हल निकाला है। सिर्फ मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करने वाला हो जाए, ऐसे ये 10 कानून लेकर आ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि मुसलमानों का। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जैद अंसारी और आप देख रहे हैं BNA 24 उर्दू न्यूज। BNA 24 उर्दू न्यूज में फिर एक बार आपका इस्तकबाल है। जी हां नाज़रीन, हम इस वक्त सूबे महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में जमीयत उलमा जिला नागपुर के सदर दफ्तर हेड ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 20-25 दिनों पहले जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हजरत मौलाना मुस्तकीम अहसन आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दा इस दारे पानी को अलविदा कह गए। मौजूदा दौर में हजरत मौलाना रहमतुल्लाहि अलैह का सानी मिलना वाक़यतन गैर यकीनी है। हजरत के इंतकाल के बाद जमीयत उलमा महाराष्ट्र के मसनदे सदारत का इंतखाब हुआ, जिसमें जिला नागपुर के सदर और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर होने के साथ साथ कारगुजार सदर रहे हजरत मौलाना अलहाज हाफिज मोहम्मद मसऊद हुस्सामी दामत बरकातुहुम का इत्तेफाक राय से इंतखाब हुआ। आज 7 जुलाई बरोज जुमा जमीयत उलमा जिला नागपुर के सदर दफ्तर में हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद मसऊद हुस्सामी साहब की मीडिया से तफसीली गुफ्तगू। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ के गए हुए हैं, कोशिश इस बात की रहेंगी कि जो हमारे दीगर जो और साथी हमारे साथ हैं, उन सब को मिलकर साथ में लेकर उनके अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो मुझे सदर के ओहदे पर जो दिया गया है, जमीयत उलमा का एक दस्तूर है कि सदर के इंतकाल के बाद वो जगह ज़्यादा देर तक खाली नहीं रह सकते। इसलिए चूँकि मुझे सदर नामज़द किया गया, चूँकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते वाइस प्रेसिडेंट सदर के इंतकाल के बाद वो खुद ब खुद उस पर आ जाता है। लेकिन वर्किंग कमेटी ने मुझे और हज़रत मौलाना ने इंतकाल से कबल ही मुझे अपने जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। ये कह दिया था कि मेरे दिक्कत, क्योंकि वो बीमार चलते थे, वो दफ्तर आ नहीं पाते थे, तो 2 साल 4 साल 3 साल से मुस्तकिल मेरी सदारत के अंदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मीटिंगें होती थी। जमीयत तो बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ। और मैं एक बहुत ही हटके सवाल पूछने वाला हूँ, शायद किसी पत्रकार ने ये सवाल नहीं पूछा होगा आपको कि नेशनल लेवल पे काम करते हैं आप लोग, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ाते अपने लोगों? भाई जमीयत उलमा का जो एक दस्तूर है, ये सियासी जमात नहीं है। जब जाहिर बात है जमात सियासी नहीं है तो सियासत में इसका अमल दखल कुछ नहीं है। लेकिन ये और बात है कि कौम के अंदर या मिल्लत के अंदर या मुल्क के अंदर जिस किस्म के भी जो हालात आते हैं, उसके अंदर हम बराबर उसकी वो करते हैं, दिफा के लिए उतरते हैं, चाहे वो कैसे भी हालात आए। जमीयत उलमा का अपना एक दस्तूर है। रह गई सियासत की जो बात है, सियासत लड़ना इसके दस्तूर के अंदर नहीं है। लेकिन एक वोट के लिए तो इलेक्शन लड़ने के लिए या अपनी पार्टी को जिताने के लिए उतना दूसरी पार्टियां काम नहीं कर पाती जितना कि आपकी पार्टी, आपकी जमात जो है वो काम कर लेती है। आपकी बात सही है, लेकिन अगर ये सियासत करने के लिए जब मैदान में अगर हमारी जमात उतर जाएंगी तो जमात का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, वो नहीं रह पाएंगी। इसी तरीके से आप देख लीजिए आज मुल्क के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, रियाज साहब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी चचा भतीजे की लड़ाई आपके सामने मौजूद है और मुल्क के अंदर और क्या हो रहा है, कौन किधर से जा रहा है। इससे पहले भी चचा भतीजे अलग हुआ था, फिर भतीजे चचा के साथ आ गया, फिर लेकिन मतलब एक बात और भी जानना चाहते हैं हम लोग कि पूरे हिंदुस्तान में जो UCC का जो वो चल रहा है अभियान, मतलब बीजेपी के द्वारा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको रोकने के लिए हमारे बड़े बराबर मैदान के अंदर मौजूद हैं। ये और बात है, हमारे बड़ों का कहना है कि गुज़िश्ता 3 तलाक के वक्त के अंदर हमने जो काम किया और हमारे सड़कों पर आने के बाद जो उनको वो दिखा माप, तो वो लड़ाई हमको अभी नहीं लड़ना है। लेकिन ये बात हमारे बड़ों ने बिल्कुल वो कर दी है और कह दिया है। और कल ही हमारे सदर मोहतरम मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने लॉ कमीशन को एक लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर ये वाज़े कर दिया हमारे सदर मोहतरम ने कि मुसलमान मर सकता है लेकिन अपनी मजहब को नहीं बदल, और यकसा सिविल कोड किसी भी कीमत पर हमें मंजूर नहीं। लेकिन उससे क्या क्या मतलब नुकसान होंगे? भाई सबसे पहले ये होता है कि आप जो यकसा सिविल कोड की बात कर रहे हैं, अभी
आपने अपने लड़के की शादी नहीं हुई आपके, और आप उससे पहले बच्चे की उम्मीद रख रहे हैं। पहले उसका मुसव्विदा तो सामने लेकर आइए। और किसी चीज़ को करने के लिए आपने एक जमीयत उलमा से पूछा, जैसे हमारे रियाज भाई ने, कि आप क्या करेंगे। भाई एक हमारी एक टीम है, जब पूरी टीम को एक वर्क को साथ में लेकर चलना है, जब तक ये साथ में लेके नहीं चलेंगे और इनके सामने कोई बातें नहीं आएंगी, तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुल्क के प्रधानमंत्री से हम देवाना दरख्वास्त करते हैं, आपको ये सिविल कोड के पहले मुसव्विदा सामने लेकर आइए। और दीगर जो पार्टियाँ हैं मुल्क के अंदर, सिर्फ सवाल ये मुसलमानों ही के नहीं है, और भी जाते हैं और दीगर धर्म के मानने वाले लोग हैं, आप उन सबको लेके बैठिए, उसके बाद उस चीज़ को की बात कीजिए। अभी आपने उसके मुसव्विदा भी तैयार नहीं किया और यकसा सिविल कोड है। हमारे बड़े ने ये कहा, हमारे सदर मोहतरम का कहना ये है कि इसकी लड़ाई हम रोड पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन यूसी के ऊपर जो है हर मुसलमानों से उन्होंने ये आग्रह ज़रूर किया है कि उसकी जो भी आपके ऑनलाइन जो भेजना है आप उसको बराबर कीजिए। रोड पर इसलिए नहीं आना है कि ये मसला दूसरी तरफ ना चले जाए, क्योंकि आपको ये मालूम है अच्छे तरीके से कि भाई ये चाहते यही हैं कि मुसलमान रोड पर आ जाए, उनका मसला हल हो जाए, और उनका मसला कुछ नहीं है। आपका जो ये TNN है ये 24 नंबर है और उनकी तैयारी 2024 की है। अभी सर एक सवाल ये भी रहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्सर बहुत लोग जान रहे हैं कि क्या है, लेकिन बहुत से लोगों में कमेंट भी आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। जब हमने अभी आपको इसमें ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसव्विदा ही मैदान में नहीं आया, तो उसका जवाब क्या देंगे आप? ना मैं दे सकता ना कोई। मुसव्विदा पहले सामने आए, उसके बाद बात की जाएगी। चलिए प्रधानमंत्री की बात करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस देश में मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि मुसलमान भारत का जो है बड़ा खुशहाल है और कभी उन पर कोई हमले नहीं होते। लेकिन हम भारत में रहने के बाद देख रहे हैं कि लव जिहाद के मुद्दे और कई तरह के मुद्दे जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन पर जुल्म भी किया जा रहा है। तो जमीयत क्या इस पर एक्शन लेने वाली है, क्या करने वाली है? जमीयत उलमा इस पर एक्शन बराबर लेती है, मैदान से गाफिल नहीं है। मैदान की लड़ाई में जहाँ पे होता है, हम कायदे कानून ज़ाब्ते को मद्देनज़र रखते हुए और मुल्क के अंदर जो भी चीज़ है, जो कानून हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है, उसको मद्देनज़र रखते हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, हम रोड पर नहीं आते। अभी हाल ही में कुरान शरीफ को जलाया गया। जी हाँ। तो उसमें आप क्या विरोध प्रदर्शन करने भाई हमारे सदर मोहतरम ने उसके विरोध के अंदर, मुल्क के अंदर हमने क्या कहा, UCC जो कानून लाया जा रहा है उसके लिए जब हम वो नहीं आ रहे मैदान में कहा, तो उसके लिए थोड़ी दरख्वास्त ये करेंगे कि भाई कुरान को वहाँ बेहुरमती की, कुरान की मैं अब चैनल पर बैठा हूँ, कुछ ऐसी बातें ना बोल दूँ कि मुसलमानों की भी दिल आज़ारी हो। भाई कुरान से वो जला देने से क्या कुरान ख़त्म हो गया? आपके बाजू बैठा हुआ शख्स है, आपके सीने में भी 10-5 आयतें होंगी, इनके सीने में क्या वो सीने से निकाल सकते हैं कुरान को? क्या इससे पहले नहीं जलाया गया कुरान को? ये तो ये है कि हमारे जज्बात से खेलना, और ये वक्त है, ये उम्मत के साथ बहुत नाजुक वक्त के अंदर हम चल रहे हैं। हमें बहुत सोच और विचार के साथ, बहुत इत्मीनान और सब्र सुकून के साथ हर मसले को देखना है। आप ये तारीख़ को पढ़िए और सीरत रसूल का मुताला कीजिए। सन 1 हिजरी से लेकर आप देख लीजिए कौन कौन सी हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन से कैसे वाक़यात पेश आए थे। शोब अबी तालिब को देख लीजिए आप, आज ही मैंने एक जुमे के अंदर ही बोला। और ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही है वो बिल्कुल अगर उसका मुताला करेंगे हम सीरत रसूल का, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और हमारा ईमान मजबूत होगा। बात इस बात की है, इस मुसलमानों से इस तकलीफ़ है इस बात की मुसलमानों से कि मुसलमान अपने रसूल की सीरत को जानता ही नहीं है। रोटों पे आ जाने से मसले का हल नहीं है, मसले का हल है अल्लाह के घर में हाजिर होने का और शरीयत को अपनाने का। हम कह रहे हैं कि ला कमीशन ने लाए, हम यकसर सिविल कोड मंजूर नहीं। भाई ठीक, हम कह रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। भाई शरीयत पे मुसलमान कितना अमल कर रहा है, पहले ये तो देखिए। शादी ब्याह के अंदर हमारे हालात क्या हैं, हमारी जेब की कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन शादी ब्याह करना है तो कर्ज लेकर करेंगे, मंगनी करना है तो कर्ज लेकर करेंगे। शरीयत पे हमारा खुद का अमल नहीं है। शरीयत ने हर एक चीज़ के मसले को दिया है, हल निकाला है। सिर्फ मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करने वाला हो जाए, ऐसे ये 10 कानून लेकर आ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि मुसलमानों का बाल बेकाना नहीं होगा। लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को तो बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आतंकवादी जो लव जिहाद है, आतंकी लव जिहाद जो है वो मुसलमानों की लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ से ले जाना, भगाना और उनका धर्म परिवर्तन करना, इस तरह की भी हरकतें हो रही है। ये भी सोशल मीडिया में ज़्यादा आ रहा है। तो मुस्लिम बच्चियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो झांसे में? मुस्लिम बच्चियों के सबसे बड़ा मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, अब इस वक्त ज़रूरत है मुसलमानों की
कि अपना स्कूल और अपनी कॉलेज कायम करें। जितने पैसे बेतुका हम फजूल खर्ची में लायानी चीज़ों में खर्च कर देते हैं, इस चीज़ की है कि कौम के सरमायादार अपने पैसों को भी और लेके एक नया स्कूल और कॉलेज मुसलमान जिसके अंदर दीन भी हो और दुनिया भी हो, ये इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की नहीं है कि मदारिस को कायम किया जाए और मसाजिद से मसाजिद तामीर की जाए। ज़रूरत इस वक्त इस हालात के मद्देनज़र में ये है कि हम अपने स्कूल और अपने कॉलेज को कायम करें। रवीश कुमार साहब ने कहा था एक मरतबा लॉकडाउन में कि मुस्लिम जो प्रेम जी है कंपनी उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख रुपया पैसा दिया था सरकार को लॉकडाउन के नाम पर। आमिर खान ने, कई फिल्मी स्टारों ने दिया था, करोड़ों रुपया दिया था। लेकिन उन्होंने एक बात ये कहा था जो बहुत ही चुभनेदायक है मुसलमानों के लिए कि आपका इतने बड़े बड़े लोग हैं भारत के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर सकते हैं, जिसमें आपकी जमात भी है उसमें शामिल, जिसे मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ खास तौर से। तो मुसलमानों के इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन उनका कोई मुस्लिम चैनल नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम चैनल नहीं है, नेशनल चैनल नहीं है। नेशनल चैनल इसके एक मरतबा हमारे मरहूम फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुम ने इसके लिए कोशिश की थी और प्रेस के लिए भी कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन बदकिस्मती है कि वो काम न पूरा हो सका। और उस काम के अंदर सबसे ज़्यादा मुखिल और दखलंदाजी जो हुई, सबसे बड़ा हमारा अलविया है यह है रियाज भाई कि मैं मुसलमान कौम का कि खाते को देख नहीं सकती, भूखों को खिला नहीं सकती। रियाज शेख किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसकी टांग मैं किस तरीके से खींचूँ, ये हाल है इस कौम का। क्या आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों का एक नेशनल चैनल होना चाहिए? हर चीज़ इस मुल्क के मुल्क की मौजूदा सिचुएशन के अंदर हर चीज़ की ज़रूरत है। और अब इस वक्त अभी जमीयत उलमा, इससे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी की उसमें नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द शोलापुर की सरजमीन के अंदर एक 40 एकड़ की ज़मीन मिली है और एक 7 एकड़ की जो ज़मीन है, 2 ज़मीनें मिली हैं। वहाँ पे हम इसी और जो आपका जो कर्नाटक के अंदर जो हिजाब वाले मसले आए जो कॉलेजों के अंदर, उसके बाद सदर मोहतरम ने कहा कि यहाँ पे कॉलेज कायम कीजिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम कीजिए, यहाँ हर चीज़ कायम कीजिए। तो कुछ बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह उस सरजमीन पर बुनियाद डाल दी जाएगी। यूपी और बिहार में ज़्यादातर देखा जा रहा है योगी सरकार है, उस योगी सरकार में मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, खास तौर से बुलडोजर लेकर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहीं यूपी बिहार की तरह कहीं महाराष्ट्र और यूपी उत्तराखंड मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पर ना हो, उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? अभी हालात तो जहाँ पे थे वहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं, इधर इंशाल्लाह हालात अभी बने नहीं हैं और अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि हालात ऐसे बने ना। इन इलाकों का जो भी आपने जो भी सूबों का नाम लिया है, अल्लाह से हम ये दुआ करेंगे अल्लाह वहाँ हर तरीके का अमन सुकून रहे और आपस में जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब थी हमारी हम कौमों की मुसलमानों की, वो गंगा जमनी तहजीब दोबारा कायम हो जाए। जी जी मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए का क्या मंसूबा है? मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप किस माने करके आप चाहते हैं? तरक्की करना है, तालीम के लिहाज से जमीयत उलमा का तो एक दुआ है पूरा, ये हम हर शोबे के अंदर हम अपना वो करते रहते हैं। हमारे उसमें ये भी है कि कानूनी इमदाद भी हम करते हैं, दीनी तालीमी बोर्ड मौजूद है, रिलीफ वर्क भी हमारा काम है, तिब्बी इमदाद भी हमारा काम है और इसराह माशरा तंजीमी उमूर हर चीज़ के अंदर हमारी जमात काम करते रहती है। जमात कितने साल पुरानी है? जमात कितने साल अगर इसका देखा जाए वो वजूद तो 1703 से, बाकी 1919 में बाकायदा इस जमात का नाम जमीयत उलमा हिंद रखा गया है। 1919 के आपके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस, उसका भी वजूद बाद में है और उसके वजूद में लाने के लिए जमीयत उलमा ही है। इसी वजह से हम बदनाम होते हैं कि जमीयत उलमा कांग्रेस की पिट्ठू है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोगों की सोच है और फिक्र है। अभी सब ये आखिरी सवाल ये है कि आप नागपुर शहर के अंदर पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को क्या मैसेज देने हैं जमीयत के प्लेटफॉर्म से? जमीयत उलमा के जितने प्लेटफार्म के जो पद अधिकारी जो लोग हैं, जितने जिम्मेदार हैं, जो ओहदेदार पे हैं, उन सब से मैं ये कहूँगा भाई मिलजुल के इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इसको हम अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मिलजुल करके काम करें। सिर्फ जमीयत उलमा के पद अधिकारियों से नहीं, मैं पूरे शहरवासियों से दरख्वास्त करूँगा
कि हम एक ऐसा मुत्तहिदा प्लेटफार्म बनाएं। तंजीमें ठीक अपने वजूद पर अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मुत्तहिदा प्लेटफार्म भी हो कि जब सब एक साथ हो जाए, एक आवाज़ पे हो जाए। और सबसे बड़ा ये अलमिया इस शहर के अंदर जो मैंने देखा है, जो मुल्क के अंदर दीगर जगहों में जाने पर आया है, तो वहाँ सब एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाते हैं। सिर्फ एक नागपुर का वाहिद एक ये ज़िला है जहाँ पे हम सब एक मुत्तहिद नहीं हो सकते। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला यहाँ पे लोगों के दिलों को नरम कर दे, और हम सब जब भी हालात आए कम से कम रोड पर तो हम एक हो जाएं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल BNA 24 उर्दू न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुसलसल हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आपका खादिम मोहम्मद जैद अंसारी, चीफ एडिटर एंड रिपोर्टर, BNA 24 उर्दू न्यूज, नागपुर, महाराष्ट्र।